जिंदगी में कभी हमें क्या करना नहीं चाहिए? हार नहीं मानना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? हार कभी नहीं मानना चाहिए। गुड मॉर्निंग श्रेया, गुड मॉर्निंग आकांक्षा, वेरी गुड मॉर्निंग। क्योंकि हमारे जिंदगी में क्यों हार नहीं मानना चाहिए? क्योंकि हमारे जिंदगी में परिश्रम और कठिनाइयां, विच वी कैन से, चुनौतियां, कठिनाइयां, ऑब्स्टिकल्स। गुड मॉर्निंग अंजलि, वेरी गुड मॉर्निंग। वो आएंगे ही आएंगे। गुड मॉर्निंग अमिता। लेकिन उन ऑब्स्टिकल्स को अगर जो क्रॉस कर लेता है वो हिस्ट्री मेक करता है। ऑब्स्टिकल को जो क्रॉस करता है वो क्या करता है? हिस्ट्री बनाता है। आपके राहों में कई सारी चुनौतियां आएंगी, कभी अपने फ्रेंड्स के रूप में, कॉम्पिटिटर्स के रूप में, कभी आपके अपने हेल्थ के रूप में, कभी नेचुरल चीजों के वजह से, कभी आर्टिफिशियल चीजों के वजह से। कई सारी चीजें हैं जिसके वजह से आपके रास्ते में जो है ऑब्स्टिकल्स आएंगे। हो सकता है कि एग्जाम में बहुत अच्छा प्रिपरेशन आपने किया है तब तक, या फिर मैंने किया है कि बहुत अच्छा प्रिपरेशन मैंने किया एग्जाम में, तब तक एग्जाम के सुबह मुझे 103 डिग्री टेम्परेचर का बुखार हो गया। हुआ है, ऑफ कोर्स ऐसा होता है, ऐसा हुआ है। इस साल के नीट के एग्जामिनेशन में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। कई सारे बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए हैं 2 साल के कठिन परिश्रम के बावजूद। वो इस साल एग्जाम में अपीयर ही नहीं हुए। कारण ये है कि उनको टेम्परेचर था 100 से ज्यादा, जो कि कोरोना का एक मात्र स्मॉल सिम्टम है। सिम्टम है, वो क्या नहीं है, साइन नहीं है, वो सिम्टम है। वो फीवर किसी और वजह से भी हो सकता है। अंडरस्टैंड करिएगा, वो सिम्टम है, वो साइन नहीं है कोरोना का। कोरोना का बेसिक साइन हो सकता है निमोनिया, लाइक ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ये कोरोना का साइन हो सकता है। गले में दर्द भी कोरोना का साइन नहीं, इट्स अ सिम्टम। हाँ, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन कई सारे सेंटर्स, हम मुझे नहीं पता कि सारे सेंटर में ऐसा हुआ कि नहीं है। कई सारे ऐसे सेंटर्स है, कुछ कई सारे बच्चे हमसे ये बोले, बच्चे बहुत रो रहे थे। एक पटना के श्रेया है, श्रेया नाम है, यहाँ की श्रेया नहीं है, पटना की श्रेया है। वो मतलब पिछले 2 साल से प्रिपरेशन कर रही थी, और उनका सेंटर पहले तो 2 दिन पहले, 3 दिन पहले सेंटर चेंज हो गया। कंटेनमेंट जोन में सेंटर सारे चेंज हो गए। मेल गया होगा, बाकी सब चीजें गई होगी, ठीक है, मेल गया। वो बच्चा मेल देखेगा कि प्रिपरेशन करेगा? जिस बच्चे को 2 दिन बाद एग्जाम में बैठ के मेल चेक करेगा, एनटीए ने 2 दिन पहले, 3 दिन पहले मेल भेजा कि आपका सेंटर चेंज हो गया। वाह, वो क्या बात, अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, ये एनटीए का प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम है आपके लाइफ में आने वाली चुनौतियां। ये आपके लाइफ में आने वाली क्या है? चुनौतियां हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं। उसको पता चला कि 3 दिन पहले कि उसका सेंटर चेंज हो गया, लेकिन उसने अभी अगर मान लीजिए कि नहीं देखा होगा, तो अगर सुबह में वो गया एक सेंटर पे, वहां पे पता चला उसके वहां पे तो किसी का एग्जाम ही नहीं हो रहा है, शॉक्ड एकदम। फिर पता चला कि कहीं दूसरी जगह पे हो रहा है। फिर वहां से भागा भागा गया वहां पे, सोच लीजिए, भागा भागा वहां पे गया। आधा घंटा या 20 मिनट उसके पास टाइम बचे हुए हैं, और उसको क्या फीवर है, ठीक है। एग्जाम सेंटर के अंदर अलाउड नहीं। एक ऑब्स्टिकल पार किया उसने, कैसे कैसे करके पहुंचा वहां पे, और दूसरी बात वहां पे फीवर है और उसको एंट्री अलाउड नहीं है। सोचिए उस इंसान के मन में क्या बीतता होगा। कई सारे बच्चे, कई सारे बच्चे पैर पकड़ के गिड़गिड़ा रहे थे कि भाई मुझे अंदर जाने मत दो, साइड में कहीं एक बेंच दे दो, वहां पे पेपर दे दो, हम बैठ के लिख के निकल जाएंगे। हम किसी के टच में नहीं आएंगे, किसी के संपर्क में नहीं आएंगे। पेपर दे दो, पहले रख दो, उसके बाद हम आकर वहां पे बैठ जाते हैं। लेकिन मुझे पेपर देने दो, मेरा ये कई साल का तपस्या है भाई, मुझे आज बैठ जाने दो एग्जाम के लिए। लेकिन नहीं, उनको बैठने नहीं दिया गया। हजारों बच्चे ऐसे हैं पूरे इंडिया में जो एग्जाम सेंटर पर पहुंचकर भी वो एग्जाम नहीं दिए। इसको हम क्या कहेंगे? लक, बैड लक। लक है ये, बैड लक। ये क्या है? बैड लक है। लेकिन ये बैड लक एक तरह का आपका चुनौती है। क्या आप इस छोटे से चीजों से आप घबरा गए और अगले साल आप फिर से अटेंड नहीं करेंगे? कई सारे बच्चे छोड़ देते हैं।
कई सारे बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है, ज्वाइन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो डिप्रेस्ड हो गए। कई सारे बच्चे सुसाइड कर लिए। तमिलनाडु में, कई कर्नाटक में, तमिलनाडु में कई सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया। कारण यह है कि वो नीट को फेस नहीं कर पाए। क्या इतना टफ एग्जाम है ये नीट? सिंपल सा एग्जाम है भाई, बहुत सिंपल सा एग्जाम। तो क्यों ऐसे स्ट्रेस होते हैं, क्यों फेल हो जाते हैं लोग? क्यों सोचते हैं कि हम अगले साल दे देते, छोड़ो, है ना? और कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, उनके अंदर का एक छिपा हुआ डर और उनका जो इमोशंस है ना, स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, सोसाइटी क्या कहेगा हमारे। और दूसरी बात ये भी होता है, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, और वो बच्चे गरीब होते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं, बहुत ही गरीब होते हैं, जिनके पिताजी हो सकता है कि रिक्शा चलाते हो सकता है कि टी का स्टॉल रखे हो सकता है कि किसान हो जिनके पास लोन से घर चलता हो। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो अनाथ हैं, अनाथालय में पढ़ के, अनाथाश्रम से पढ़ के वो नीट के एग्जाम देने गए। सोच लीजिए कि क्या उनके पास दूसरा अपॉर्चुनिटी उनके लाइफ देगा? उनके घर वाले क्या दूसरी अपॉर्चुनिटी एक साल बैठ के प्रिपेयर करो, अगले साल दे देना, ऐसा बोलेंगे? अगले ही दिन से अपने ही स्टॉल पे कप धोने के लिए रख लेंगे। आपके पास कितने अपॉर्चुनिटीज है? यहाँ पे कई सारे ऐसे बच्चे हैं, यहाँ पे कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दूसरी नहीं। हमारे यहाँ पे पिछले साल हमने कई सारे ऐसे बच्चों को देखा जो पिछले साल अटेंड किए हैं नीट एग्जाम, उनको दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी और शायद नहीं मिली। वो लग गए अपने काम पे, उनको पता चल गया कि इस साल नहीं निकल पाएगा, एग्जाम दिए नहीं निकला, मतलब उनका अच्छा नहीं गया, और वो लग गए दूसरे काम। खत्म उनका पढ़ाई, एजुकेशन वहीं पे समाप्त। इसके पीछे कारण, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन? आप खुद स्टूडेंट जो 2 साल मेहनत कर रहा, वो नहीं। इसके पीछे का एकमात्र रीजन है आपका खुद का अंडर कॉन्फिडेंट हो जाना। आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आप प्रिपरेशन सही से नहीं करते, ठीक है? उसके बाद मेंटल स्ट्रेस, समाज का स्ट्रेस, टीचर का स्ट्रेस, क्लास का स्ट्रेस, रैंक का स्ट्रेस, एडमिशन का स्ट्रेस, फ्यूचर का स्ट्रेस, इतने सारे स्ट्रेस उनके सामने आ जाते हैं और वो उनको लगता है कि अगर ये नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी खत्म, यहीं पे समाप्त। लेकिन जिंदगी वहां पे खत्म नहीं होती। ये आप किससे सीख सकते हैं पता है? हमसे सीख सकते हैं। मैंने भी नीट का एग्जाम दिया था, मेरा नहीं हुआ था भाई। क्या हम सक्सेसफुल नहीं है? क्या हम अपने लाइफ में खुश नहीं है? क्या हम भीख कटोरा लेकर साइड में मंदिर के बाहर बैठे हुए हैं? क्या सुबह का खाते हैं तो रात का सोचते हैं कि आज शायद खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या मुझे रहने के लिए घर नहीं है? जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए? एक रोटी, दूसरा कपड़ा जो है मेरे पास, है ना, पहन के आए हैं क्लास में, और तीसरा मकान जो है, हम जो जहाँ से क्लास के घर जा ही जाते हैं। रोटी भी मिलता है, हाँ आज सुबह रोटी नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? तो दीदी नहीं आई है, खाना नहीं बना है, तो अलग बात है ना, रोटी नहीं मिला। ये 3 चीजें रिक्वायरमेंट है। चौथा क्या चाहिए? रोटी के लिए और कपड़ा के लिए और मकान के लिए कुछ पैसे चाहिए, है ना, और सुकून से नींद चाहिए, और एक फैमिली, छोटा सा हैप्पी फैमिली चाहिए। इतना काफी होता है लाइफ में जीने के। कोई ना लेकर आया है ना लेकर जाएगा, तो स्ट्रेस लेकर क्या होगा? अगर मिला तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो जय श्री राम। हमारे पास प्लान बी है, हम प्लान बी करेंगे। अगर नीट नहीं मिला, एमबीबीएस नहीं मिला, कोई बात नहीं, हम बीएचएमएस कर लेंगे, हम आयुर्वेदिक डॉक्टर बन जाएंगे। इंडिया में आयुर्वेदिक डॉक्टर को
बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब नए बहुत सारे ऐसे स्कीम बन रहे हैं जो आयुर्वेदिक डॉक्टरों के लिए ही है, क्योंकि आयुर्वेद इंडिया में अब धीरे धीरे अपना स्थान बनाने लगा है। एलोपैथी पीछे जाने लगा है। कोरोना के टाइम में ही सब गिलोय का सेवन करने लगे हैं। आगे का फ्यूचर ये हो सकता है कि संस्कृत और आयुर्वेद दोनों हमारे जीवन में एक साथ जुड़ जाएगा। पहली बात तो कभी भी एग्जाम का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, कभी भी प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। और ये स्ट्रेस और प्रेशर बोल देने से नहीं चला जाता है, ठीक, बोल देने से नहीं चला जाता कि हमने बोल दिया कि स्ट्रेस मत लो, चलो सर ठीक है सर अब स्ट्रेस नहीं लेंगे, एकदम माइंड फ्री हो गया, एकदम कमाल हो गया। ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। स्ट्रेस हम कैसे नहीं लें? तो स्ट्रेस नहीं लेने के लिए एक छोटी सी कहानी है, ठीक है, एक छोटी सी कहानी है और आपके लिए ही, सबके लिए है वो कहानी। सब आराम से सुनिएगा। 2 मिनट का कहानी है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, इसीलिए टाइम ज्यादा आपका खराब नहीं होगा, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। 2 चीजें हैं हम हमेशा क्लास में कहते हैं, हम हमेशा क्लास में कहते हैं 2 चीज, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। हमेशा क्लास में कहते हैं ये चीज कि हमें हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। हमारे पिताजी ने कहानी कहा करते थे, आपने कई सारे ये ऐसी कहानी, आपने ये कहानी बहुत बार किसी और के मुंह से भी सुना होगा, लेकिन मुझे पहली बार मेरे पिताजी ने ये बताया था, ठीक है, फर्स्ट टाइम मेरे पिताजी ने कहानी बताई थी मुझे। जब हम मैथमेटिक्स में फेल हो गए थे, क्या हो गए थे, मैथमेटिक्स में मेरा नंबर आया था 27, हम फेल हो गए थे क्योंकि पासिंग मार्क्स वहां पे 35 है और हम लाए थे 27, हम फेल हो गए। हम पिताजी को नहीं बताए कि हम फेल हो गए मैथमेटिक्स में, मेरा मैथमेटिक्स बचपन से कमजोर है, मैं 0 हूं मैथमेटिक्स में। ऐसा मानते हैं कि आज अगर अब छोटे से बच्चे का एडिशन भी दे दिया जाए मुझसे तो नहीं हो पाएगा, हम फेल हो जाएंगे। और यही एक कारण है कि मेरा फिजिक्स नहीं निकला, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स है, मेरा नीट नहीं निकला, यही एक मेरा रीजन है। क्योंकि केमिस्ट्री भी मेरा अच्छा है, बहुत बढ़िया है केमिस्ट्री, जितना बायोलॉजी अच्छा है उतना केमिस्ट्री अच्छा है। आज अगर केमिस्ट्री हम थोड़ा सा प्रिपेयर करके पढ़ाना शुरू करते तो आज भी हम केमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, वो चीजें नहीं हो पाई, फेल हो गए। तब पिताजी ने सुबह 4 बजे हम बैठ के रो रहे थे कि हम फेल हो गए, कैसे पिताजी को फेस करेंगे, क्योंकि पिताजी बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट। और हमारे घर में सब पढ़े लिखे, सब टैलेंटेड, हमारी बहन हमसे भी ज्यादा टैलेंटेड। एक बार जो देख लेती है वो कभी जिंदगी में नहीं भूलती, ऐसी टैलेंट है उसके पास। अब टेक्नोलॉजी से लेकर, डांस से लेकर, स्पोकन से लेकर, हैंडराइटिंग से लेकर, स्पोर्ट्स, एनसीसी, सब कुछ करती है वो हमसे भी ज्यादा टैलेंटेड। हमारे घर में हमसे ज्यादा बहुत सारे लोग हैं टैलेंटेड। तो उस टाइम में अगर हम फेल हो जाते तो हमारा स्ट्रेस और हमारा प्रेशर कितना है सोच लीजिए। सबके पास प्रेशर होता है। ये 2 चीज हमारे पिताजी ने बताया, ये 2 चीज, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। एक छोटी सी कहानी, उन्होंने कहा कि एक लकड़हारा था, 2 लकड़हारे थे एक्चुअली। 2 लकड़हारों को कंपटीशन दिया गया कि आपको ये एक पेड़ दिया जा रहा है और इस लकड़हारे को ये पेड़ दिया गया, ठीक है। दोनों को 2 लकड़हारे हैं, ठीक है, एक लकड़हारा और दूसरा लकड़हारा। दूसरे को एक कुल्हाड़ी दिया गया, दूसरे को क्या दिया गया, दोनों को एक कुल्हाड़ी दिया गया और दोनों के नाम एक एक पेड़ है। दोनों के नाम क्या है, सेम साइज, सेम सब कुछ सेम है। पेड़ का जो गर्थ होता है, जो स्क्लेरेन काइमा के वजह से या कह सके लेटरल मेरिस्टम के वजह से इंक्रीज होता है। बोलो हाँ या ना, गलत है सही है? किसके वजह से गर्थ ऑफ द ट्री या प्लांट इंक्रीज होता है? यस, स्क्लेरेन काइमा सेल्स होता है उसके, मतलब ये कौन सा टिश्यू के वजह से, मेरिस्टमेटिक टिश्यू और लेटरल मेरिस्टम के वजह से होता है ना। लेटरल मेरिस्टम की वजह से गर्थ बढ़ता है। एज हम पता लगा सकते हैं, उसमें राउंड 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 आने लगता है, अपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा ये सब कुछ, लेटरल मेरिस्टम नहीं पढ़ा है? हाँ ठीक है, आपने देखा होगा पेड़ में ये क्या होता है, ऐसे सर्कल सर्कल होते हैं, जब काटेंगे तो ऐसे सर्कल सर्कल होंगे, ब्राउन कलर के, कुछ थिक होंगे कुछ लाइट होंगे। ये एज बताता है कि प्लांट का एज क्या है, ठीक है। तो दोनों को एक एक पेड़ दिया गया सेम गर्थ का और उनको दिया गया टाइम 6 घंटा, कि 6 घंटे में पेड़ को गिरा देना है, यानी कि पूरा पेड़ काट कर अलग अलग कर देना है, पेड़ को गिरा देना है। 6 घंटे का टाइम दिया गया। दोनों ने काम शुरू किया, पर्सन ए और पर्सन बी। पर्सन ए ने काटना शुरू कर दिया, ये ए का ट्री है और ये बी का ट्री है।
पर्सन एकदम लगातार लगातार मारना शुरू किया, काटना शुरू किया, और थक हार के 6 घंटे में, ठीक है, 6 घंटे तक काटता रहा, लेकिन वो क्या कहा, कंटिन्यूअसली पसीना बहाता रहा और थक हार के बैठ गया, बोला कि अब हमसे नहीं होगा भाई, बहुत मेहनत है इसमें, भाड़ में गया पैसा, हम नहीं लेंगे पैसा। पर्सन बी एकदम आराम से बैठ के कुल्हाड़ी को क्या कर रहा है, शार्प कर रहा है। और इससे पूछा गया क्यों ऐसा कर रहे हो भाई, क्यों ऐसा कर रहे हो, तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि भाई रुक जाओ, अभी देख लो। 5 घंटा तक लगातार ये कुल्हाड़ी को अपना शार्प करता रहा, और धड़ाम से कुछ ही वारों में क्या किया, इस पेड़ को, मतलब 1 घंटा और बचे, कुछ देर मेहनत किया और इस पेड़ को उसने आराम से गिरा दिया। कारण क्या था, क्योंकि दोनों जो एक्स थे वो ब्लंट थे, दोनों एक्स क्या थे, एकदम रॉ थे, एकदम ब्लंट, अभी अभी जस्ट एकदम फिट करके लाया गया था, अभी उसको शार्प नहीं किया गया। इससे पूछा गया क्यों ऐसा किया, तो सिर्फ इसने ये कहा कि भाई इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। क्या कहते हैं, स्मार्ट वर्क। आप अपने हथियार को पहले तेज बनाइए, धारदार बनाइए। अगर मुझे दिया गया 6 घंटे, तो हम 5 घंटे एक्स को अपना क्या करेंगे, शार्प बनाएंगे, ताकि बस हमें मेहनत कितना करना पड़ेगा, हार्ड वर्क, परिश्रम। शार्प करने में क्या मेहनत लगता है, कंपेयरिंग टू मारना। 1 घंटा भी नहीं लगेगा मुझे मारने के और गिराने में, क्योंकि मेरा हथियार एकदम शार्प है। इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। तो क्या रंग लाया, हार्ड वर्क कि स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क, लेकिन उसमें थोड़ा सा ब्रेन का हार्ड वर्क है ना, थोड़ा सा हार्ड वर्क किया, सोचा उसने, और कुछ देर हार्ड वर्क किया, कुछ देर उसने वर्क किया, बिना वर्क के कुछ नहीं मिलेगा, कुछ देर उसने वर्क किया और उसको गिरा दिया पेड़ को। शायद ये कहानी आपने कई अलग अलग तरीकों से आपने सुना होगा, मे बी कहीं और से, किसी और से हो सकता है, ये बहुत ही पॉपुलर है कहानी, ठीक है। तो उसने गिराया, इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। यानी हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट। आप लोग पढ़ रहे हो, मई में एग्जाम है, अप्रैल तक पूरा कॉन्सेप्ट को रगड़ के 2 साल रट रहे हो, पूरे सिस्टम को, पूरे बुक को, पूरे एनसीईआरटी को, पूरे रेफरेंस बुक को। आपने अरिहंत को चाट डाला, अपने प्रदीप को, अपने दिनेश को, ट्रूमेंस बायोलॉजी को, सब कुछ खत्म कर दिया। आकाश का मॉड्यूल चाट गए एकदम, एलन का मॉड्यूल चाट गए, रेजोनेंस का उठा के एकदम पी गए घोल कर, है ना। अगर आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पता नहीं एचसी वर्मा की पता नहीं कौन कौन सा बुक को उन्होंने खा लिया है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में गए और वो नहीं क्वालिफाई कर पाए। क्यों? क्योंकि वो हार्ड वर्किंग थे, स्मार्ट वर्क नहीं किए। क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और बैठ कर रटने से नहीं हो जाएगा। प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट को, छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लो, टाइम बहुत कम लगेगा। और उसके साथ साथ अगर उस पर्टिकुलर छोटे से कॉन्सेप्ट का 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन आप कर दे रहे हो, मतलब कि उस कॉन्सेप्ट को आप पूरी तरह से दिमाग में बिठा लियो, किसी भी एंगल से कोई भी क्वेश्चन उसमें से पूछा जाएगा, कहीं से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो सारे क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपने इतना सारा जब क्वेश्चन किया उसमें सब कुछ आ गया। आपने उस कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया और सारे उससे रिलेटेड पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस भी आपने कर लिया। तो आपका क्या हुआ, आपका क्वेश्चन करने में और रटने में, पूरा कॉन्सेप्ट को दिमाग में बार बार रटने में बहुत अंतर। तो ये स्मार्ट वर्क है, प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट टाइम थोड़ा दो, प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। और सिर्फ बैठ के रटो लास्ट मिनट में कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए कहते हैं कि स्मार्ट वर्क इज इंपॉर्टेंट दैन हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट बट विथ लिटिल स्मार्टनेस। स्मार्टनेस के साथ थोड़ा हार्ड वर्क करिए, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और इससे क्या होगा, प्रेशर कंट्रोल में आएगा, स्ट्रेस कंट्रोल में आएगा। मैथमेटिक्स में मेरे पिताजी ने कहानी कहने के बाद मेरा मैथमेटिक्स का स्कोर 200 आउट ऑफ 200 नहीं आया, लेकिन हम पास हो गए। अगले एग्जाम्स में, हर एग्जाम में पास हुए, हम फेल कभी नहीं, मैथमेटिक्स में स्पेशली। और बाकी सभी तो हमारा ऐसे ही अच्छा था, मैथमेटिक्स में कमजोर थे, पास हो। ठीक है, क्योंकि ये चीजें हमारे पिताजी एक्सपीरियंस से वो बहुत नॉलेजेबल, वो उनके पास कोई डॉक्टर का डिग्री नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है हमारे पिताजी, नहीं साइकोलॉजिस्ट है, तो नॉर्मल ग्रेजुएट है ना, सिंपल ग्रेजुएट है। उनके पास क्या है, डॉक्टर का डिग्री नहीं है, डॉक्टर नहीं है, साइकोलॉजिस्ट नहीं है, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि कैसे हैंडल किया जाता है, राइट। उन्होंने सलाह दिया।
आयुर्वेदा का कट ऑफ, अच्छा कट ऑफ के बारे में देखिए अभी हम उसके बारे में एक हम बताएंगे, ठीक है। हम आपको सारे चीज की नीट के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं वो सब चीजें अभी ये सोचने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोग सोचिए कि एमबीबीएस निकले, ठीक है। आयुर्वेदिक का कट ऑफ जो है वो कम होता है कंपेयरिंग टू योर एमबीबीएस डिग्री, लेकिन क्या है कि आपको उसको एक क्राइटेरिया है उसका, थोड़ा सा नीट में भी कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, उसके क्राइटेरियाज है, हम आपको बताएंगे एक दिन एक लेक्चर में, ठीक है। समझ में आया? सो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। सो यू हैव टू डू क्वेश्चन प्रैक्टिस रोज के रोज, क्लियर है? ओके, सो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या करना है, एक दिन में कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करने का आदत डाल लेना है। सिर्फ बचे 7 महीने, और इस 7 महीने में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 7 महीना है, 38 चैप्टर्स हैं। सोच लीजिए बायोलॉजी में 38 है, और आई थिंक फिजिक्स में 31 या 32 है ना, 31 या 32 है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो हो जाएगा कल्याण। इसीलिए प्लीज रोज कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिए। यस, करना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा। टोटल 97, ओ माय गॉड। और बचे कितने हैं? 7 मंथ्स। बचे कितने हैं आपके? 7 मंथ्स, यानी अप्रोक्सीमेटली अगर 30 का भी एवरेज मिलाकर चलिए तो 210 डेज। लेकिन हमने कैलकुलेट किया टोटल 212 दिन हो रहे हैं, ठीक है। कल से लेकर 14 तारीख से लेकर 24 तारीख से लेकर अप्रैल 30 तक या 23 तक आपको कितने दिन हो रहे हैं? 212 दिन हो रहे हैं। तो इस 212 दिन में आपको मान के चलिए कि 220 या 210 दिन है, 220 दिन है आपके पास टोटल। 220 या 210 दिन में आपको 97 पढ़ना है, चैप्टर्स पढ़ने। तो सोचो कि पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने के साथ साथ क्या करना है? क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। सोचो कि एक दिन में आपको कितना मेहनत करना है। क्लास ज्यादा करने से आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा, क्लास ज्यादा करने से आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बस अब लग जाओ कि क्लास, अब छोड़ो बाकी सब क्लासेस। एक कॉन्सेप्ट हमारा आज 2 क्लास है, फिजिक्स किया, केमिस्ट्री किया, बायोलॉजी किया, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करना करो, एक टारगेट बनाओ, एक प्लान बनाओ, उस प्लान के अकॉर्डिंग काम करो। भैया आपके पास समय बहुत कम है, किसी के भरोसे मत बैठो कि ये करवाएंगे हम करेंगे, ये बोलेंगे तब हम करेंगे। ये टेस्ट होगा ना यहाँ पे, ये तो करवाएंगे ही, एडमिशन लिया है। अपने खुद से करो भैया, खुद से करो। आप अगर पास होते हो तो आपका होगा। इंस्टीट्यूट को आज एक बैच मिला, इस साल अगले साल दूसरा बैच मिलेगा, लेकिन आपको एक मौका ही मिलेगा। उस मौके को फायदा उठाइए, आत्मनिर्भर बनो। वेरी गुड। नहीं भैया मोदी का फॉलो मत करिए प्लीज, ठीक है। मोदी को फॉलो, मोदी जी को फॉलो मत करिए, है ना। अपने आइडियल को, ऐसे आइडियल को चूज करिए जो कि सच में आइडियल बनने लायक है। पॉलिटिशियंस कभी आइडियल किसी का नहीं बन सकते, यह बात याद रखिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, और आज का टॉपिक है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, और उसके बाद मलेरिया हम पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर और मलेरिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखेंगे कि मच्छर ऐसा क्या कर देता है कि मलेरिया हो जाता है, और मलेरिया का वैक्सीन अभी तक नहीं बना है। मलेरिया का वैक्सीन अभी तक नहीं बना है, इसके पीछे कारण क्या है सोचिए। और ट्रीटमेंट से शुरू करते हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, ठीक है। हमारी बातों को अगर किसी को बुरा लगता है, ठीक है, तो बुरा लगता है तो लगे, आई डोंट केयर, है ना, क्योंकि हम अपने लिए नहीं कह रहे। हमारा लाइफ हो गया, हमारा नीट का एग्जाम खत्म, हम आपके लिए कह रहे हैं। तो इसीलिए हमारी बातों को थोड़ा सा अगर सोचोगे तो समझ में आएगा। हाँ, ग्रैंड मास्टर सिफू जी, I never recommend any people to make your ideal. Your parents are your ideal. Anyways, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। कैंसर के लिए हम क्या क्या ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं? पहली बात, अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास ट्यूमर है तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास ट्यूमर है तो आप उसको सर्जरी करके रिमूव कर सकते हैं। अगर आप सर्जरी करके रिमूव नहीं कर सकते तो उसको रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं। और अगर रेडिएशन थेरेपी नहीं दे सकते, लेजर थेरेपी नहीं दे सकते, आप दे सकते हैं उसको कीमोथेरेपी। अगर कीमोथेरेपी नहीं दे सकते तो इम्यूनोथेरेपी। यानी ये सारे ट्रीटमेंट्स हैं। क्या क्या है? नंबर वन क्या है? सर्जरी। नंबर 1 क्या है? सर्जरी। नंबर 2 क्या है? रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरापी। नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है आपका कीमोथेरापी,
कीमोथेरापी। नंबर 4 क्या है? इम्यूनोथेरापी। इम्यूनोथेरापी, इम्यूनोथेरापी, ठीक है। इम्यूनोथेरापी समझ में आ रहा है? बहुत छोटी सी बात है, ठीक है। इम्यूनोथेरेपी। चलो, तो पहला जो हमारा सर्जरी है, ठीक है, सर्जरी, इसमें अच्छा बाकी सब थेरेपी के बारे में हम लोग, यहाँ पे टर्म आपने पढ़ा थेरापी, यहाँ पे एक टर्म पढ़ा थेरापी, यहाँ पे एक टर्म पढ़ा थेरापी, यहाँ पे सर्जरी थेरेपी नहीं है, ठीक है। लेकिन व्हाट इज दिस थेरापी? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म थेरापी? यस सुमन बताइए, थेरापी का मतलब नहीं पता? दिलबर, थेरापी मतलब? यस, ट्रीटमेंट, यस ऑफ कोर्स। थेरापी का मतलब क्या होता है? थेरापी का मतलब होता है ट्रीटमेंट। थेरापी का मतलब क्या होता है? थेरापी का मतलब होता है ट्रीटमेंट। इसका मतलब होता है ट्रीटमेंट। इससे रिलेटेड एक टर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, दैट इज कॉल्ड थेराप्यूटिक्स। थेराप्यूटिक्स। कोई हमें इसके बारे में बताए कि व्हाट इज थेराप्यूटिक्स? अच्छा, यस, व्हाट इज थेराप्यूटिक्स? एनीबॉडी प्लीज बताएं हमें, थेराप्यूटिक्स हम किसको कहते हैं? व्हाट इज थेराप्यूटिक्स? कोई है यहाँ पे? सब चले गए क्या हमारी भाषण सुन के, बोर होके, सो के? पता नहीं क्यों ये सब हम बोले, मुझे खुद नहीं पता है। हम सोचे भी नहीं थे कि इतना सारा हम कुछ बोलेंगे आज, है ना। आधा घंटा आप लोगों का टाइम निकाल दिए, बर्बाद कर दिए। सो सैड, आई एम सो सॉरी, ठीक है। थेराप्यूटिक्स कोई नहीं बताएगा यहाँ पे? नहीं बताओगे? थेराप्यूटिक्स, अच्छा, ओके, ओके, ठीक है। तो बाकी सब अभी 2 लोगों ने सिर्फ आंसर दिया है, 2 से 3 लोगों ने। बाकी सब लोग मुझे सोच कर बताइए, ठीक है। जब सब बताएंगे तभी हम यहाँ पे सबको जाने देंगे। थेराप्यूटिक्स यानी थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट, और थेराप्यूटिक्स क्या होता है? थेराप्यूटिक्स, थेराप्यूटिक प्रोसीजर, ठीक है। ओके, सोचकर मुझे बताइए, सब मुझे सबको बताना है, कहीं गूगल मत करिएगा प्लीज, ठीक है। सर्जरी, सर्जरी क्या है? सर्जरी हम कर सकते हैं रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। तो ओके, अगर आप देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा जो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है, कौन कौन सा मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है जो कि किस किस टाइप ऑफ कैंसर में काम कर सकता है। मान लीजिए हमारे पास 2 तरह के प्रोसेस, 2 तरह के ट्यूबर फॉर्म होते हैं। एक होता है बिनाइन ट्यूमर, एक होता है बिनाइन ट्यूमर, और दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। 2 तरह के ट्यूमर होते हैं, एक होते हैं बिनाइन ट्यूमर और दूसरे होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कि मैलिग्नेंसी हो गया है, यानी मेटास्टेसिस रीच कर चुका है, अगर वो ट्यूमर मैलिग्नेंट है, विच मींस आप सीटी स्कैन हो रहा है और पता चल रहा है कि बॉडी के इस जगह पे थोड़ा बहुत ट्यूमर है, यहाँ पे 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 ट्यूमर है, हमारे पूरे बॉडी में ट्यूमर ही ट्यूमर है। अब क्या सारे ट्यूमर सर्जरी से निकाले जा सकते हैं? अगर ऐसा निकालना होगा तो पहले क्या करना होगा? मुझे तो टुकड़े टुकड़े कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद वहां से हर एक पार्ट से निकालना होगा। सो सर्जरी इज नॉट रिकमेंडेड इफ द कैंसर इज मैलिग्नेंट। If the cancer is malignant, surgery is not recommended. So इसमें क्या recommend किया जा सकता है? इसमें recommend किया जा सकता है कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, लेकिन रेडिएशन थेरेपी भी हम यूज नहीं करते, लेकिन कीमोथेरेपी इज हाईली इट कैन बी। इम्यूनोथेरेपी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, नाउ सर्जरी क्या है? सो सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर, सिंपल सी बात है। क्या है? सर्जरी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर, जहां बॉडी में ट्यूमर है वहां से सर्जरी के थ्रू उस ट्यूमर को निकाल दिया जाता है। लेकिन 100% सेल्स, ट्यूमर सेल्स निकल जाएं इसकी कोई गारंटी नहीं होता है। खुद डॉक्टर नहीं लेता है गारंटी इसका कि 100% सर्जरी से ट्यूमर 100% निकाल दिया जाएगा।
ओह माय गॉड, नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि क्या है कि ये जो हमारा पर्टिकुलर कार्सिनोजन है, ये कार्सिनोजन कहाँ तक फैला है, किस चीज तक, मतलब किस सेल्स को इन्फेक्ट कर रहा है, उससे जुड़ा हुआ अगर थोड़ा सा भी वहां पे लापरवाही होती है, थोड़ा सा भी कुछ चीजें रह जाती है, तो वो और आगे चल के ये फैलेगा, ये ट्रीटमेंट नहीं प्रॉपर बन पाएगा। तो चीजें हैं कि अगर वो वहां पे रुक गया है, उसका ग्रोथ, नॉर्मल ट्यूमर है, उसका ग्रोथ रुक गया है, सर्जरी से रिमूव किया जा सकता है, और वहां पे रिस्क, सर्जरी से रिमूव हो गया, ठीक है, अगर प्रॉपरली रिमूव हो गया उसके बाद नहीं फैला तो रिस्क नहीं है, 100% क्योर हो गया। लेकिन अगर वहां पे नहीं होता है, ठीक है, अगर वहां पे उसका ग्रोथ नहीं रुकता है, तो सर्जरी से हम नहीं कर सकते। मैलिग्नेंसी रीच नहीं किया है, एक ही जगह पर ग्रो हो रहा है, लेकिन अभी ग्रोथ उसका प्रोलिफरेट हो रहा है, ठीक है, सो ये प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पे। दूसरी बात, रेडिएशन थेरेपी, ठीक है, दूसरा क्या है, रेडिएशन थेरेपी है। रेडिएशन थेरेपी से क्या होता है, रेडिएशन थेरेपी में आपको क्या किया जाता है, यस ऑफ कोर्स, यहाँ पे आपको बहुत सारे रेडिएशन से हमें रेडिएशन दिया जाता है, हमें ट्रीटमेंट दिया जाता है, लाइट पास किया जाता है, और उससे क्या किया जाता है, उस ट्यूमर को गलाने की कोशिश किया जाता है, उस ट्यूमर को गलाकर उसको खत्म करने की कोशिश किया जाता है। और ये रेडिएशन थेरेपी कभी कभी खुद रेडिएशन थेरेपी दूसरे किसी कैंसर या डिसीज को कॉज करने में सक्षम हो जाता होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेडियो आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो आइसोटोप्स का इस्तेमाल करके रेडॉन और बहुत सारे ऐसे चीज है, मटेरियल है, जिसके मदद से रेडिएशन थेरेपी दिया जाता है। लेजर ट्रीटमेंट है, लेजर की मदद से क्या किया जाता है, उस पर्टिकुलर, मान लीजिए कि हमारा ट्यूमर यहाँ पे है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लेजर निकाला और लेजर लाइट यहाँ पे मारा और इसको क्या कर दिया, यहाँ पे डैमेज कर दिया, इसको वहीं पे खत्म कर दिया। लेजर ट्रीटमेंट, रेडिएशन थेरेपी। क्या हुआ, थ्रोट कैंसर में इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता है या कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता है। कीमो ओरल, जो ओरल कैंसर होते हैं, थ्रोट कैंसर ओरल कैंसर होते हैं, वो सब में कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, कीमोथेरेपी दिया जाता है, ठीक है, जैसे ओरल कैंसर हो गया, ठीक है, तो उसको कीमो दिया जाता है, ठीक है, सर्जरी किया, उसमें भी सर्जरी किया जाता है, अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे है कैंसर, ठीक है, तो उसको सर्जरी से रिमूव किया जाता है, लेकिन सर्जरी के बाद भी कीमो का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, सर्जिकल रिमूवल के बाद भी कीमो का इस्तेमाल किया जाता है, और सर्जरी से पहले भी कीमो का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ड्रग दिया जाता है। इसका मतलब कैंसर हो गया तो सर्जरी का डेट दिया, इसका मतलब ये नहीं कि दवा नहीं दिया जाएगा, उसको कीमोथेरेपी नहीं दिया जाएगा, कीमोथेरेपी के प्रोसेस में वो जाएगा, कीमो होगा, फिर सर्जरी होगा, उसके बावजूद भी कुछ दिनों तक आपको कीमोथेरेपी चलता रहेगा, कहीं से वो वापस ना आ जाए, ठीक है, कहीं फिर ये वापस ना हो जाए, कहीं छूटा हुआ है तो कहीं वो चीजें और प्रोलिफरेट ना कर जाए। हाँ, यस ऑफ कोर्स, इट्स अ मेडिसिन, इट्स अ ड्रग, ठीक है, एंटीबायोटिक नहीं बोल देंगे यहाँ पे, ठीक है, इट्स अ ड्रग। यहाँ पे बहुत सारे ड्रग्स होते हैं कीमोथेरेपी में और उसको दिया जाता है। सो व्हाट इज कीमोथेरेपी? कीमोथेरेपी, कीमो यानी केमिकल, सिंपल मीनिंग है इसका, और थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट, थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट। सो कीमोथेरेपी यानी केमिकल से अगर ट्रीटमेंट किया जाता है उसको हम कहते हैं कीमोथेरेपी। यहाँ पे कुछ हम दवाओं के नाम, यहाँ पे ड्रग जो यूज किया जाता है उसके नाम है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, आपके रेफरेंस बुक में ही है, अगर आपके पास ये रेफरेंस बुक है तो आपके आपके खुद के पास भी होगा, ठीक है, हम ये दिनेश का बुक है, ठीक है, उसी से हम लिखवा रहे हैं आपको, दिनेश का रेफरेंस बुक है। कीमोथेरेपी क्या है ये, तो ड्रग्स जो है सिस्प्लास्टिन, सिस्प्लास्टिन, ठीक है, सिस्प्लास्टिन, उसके बाद आपको यहां पे दिया जाएगा फ्लोरोसिल, फ्लोरोरेसिल, ठीक है, फ्लोरो यूरेसिल, ठीक है, फ्लोरो यूरेसिल, उसके बाद आपका क्या है, नाइट्रोसो यूरियास, बाप रे, नाइट्रोसो यूरियास, उसके बाद विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, ठीक है, विनब्लास्टिन ये इस्तेमाल किया जाता है। टैक्सोल, ठीक है, टैक्सोल, टेट्रा, टेट्रा थायो मोलिब्डेट, टेट्रा थायो मोलिब्डेट, ठीक है, ये सब कुछ ड्रग्स है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है।
ऑल राइट। उसके बाद रेडिएशंस, कौन कौन सा रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है, रेडियो आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सिंपल है, रेडॉन, कार्बन, कोबाल्ट, ये सब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रेडिएशन में रेडॉन, कोबाल्ट, आयोडीन, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, रेडियो थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी किया जाता है। ये सारे ड्रग्स हैं जिससे यूज किया जाता है। इसमें से जो हमारा विनब्लास्टिन है या विनक्रिस्टिन है, शायद विनब्लास्टिन, यस, ये हमारे ब्लड कैंसर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ल्यूकीमिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, सर्विकल कैंसर के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये जितने भी आपके ड्रग्स हैं, जितने भी ड्रग्स यहाँ पे मैंने लिखवाए हैं, ये सारे ड्रग्स क्या हैं, ये सारे ड्रग्स, इसमें से मैक्सिमम ड्रग्स, ठीक है, मोस्टली ड्रग्स कहां से होते हैं, प्लांट सोर्स से लिए जाते हैं, प्लांट सोर्स से लिए जाते हैं। अगर प्लांट सोर्स से आइसोलेट किए गए उनको हम एल्कलॉइड कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्कलॉइड। याद रखिएगा, प्लांट सोर्स से लिया गया चीज, केमिकल कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, एल्कलॉइड कहेंगे, क्योंकि आगे ड्रग्स हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसमें इस टर्म का इस्तेमाल किया जाएगा और बताया जाएगा कि कौन कौन सा ड्रग कौन कौन से प्लांट सोर्स से लिया जाता है और किस किस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और उसका अब्यूज कैसे होता है, तो वो सब हम अगले आने वाले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ड्रग थेरेपी, ड्रग्स के बाद ड्रग्स क्या होता है, ड्रग अब्यूज एंड अल्कोहल अब्यूज, स्मोकिंग वगैरह वगैरह। ठीक है, समझ में आया। कीमोथेरेपी, कोई दिक्कत है यहाँ पे। इम्यूनोथेरेपी यानी हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया जाता है, नॉट ओनली बूस्टिंग, आर्टिफिशियल इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट कराया जाता है, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जाता है, पेशेंट को दिया जाता है। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना तो मात्र आपके बुक में है, इसके अलावा ट्रीटमेंट और भी है। ठीक है, और भी ट्रीटमेंट है। मैंने अपने कॉलेज के 3 साल, ठीक है, अपने कॉलेज का जो कॉलेज में 3 साल मैंने इसके लिए डेडिकेटेड काम किया है, कैंसर के लिए। ठीक है, कैंसर के लिए हमारे जो कॉलेज है, हमारा जो कॉलेज है उसका जो कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल का जो अपना खुद का कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और उस कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में हम लोगों ने काम किया है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने बहुत सारे पेशेंट को डील किया, बहुत सारे केसेस देखे उसमें कैंसर का, राइट। तो हम लोग और भी कई सारे जो थेरेपी हम आपको बता सकते हैं कैसे एक्चुअली किया जाता है। ठीक है, इसका क्या हमारे बॉडी में रिस्पॉन्सेस क्रिएट होते हैं, लेकिन वो सब चीजें आप लोगों को जरूरी नहीं है, आपके जितना है उतना पढ़िए, काफी है। ठीक है, इम्यूनोथेरेपी क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम को हमारे बॉडी में दिया जाता है ताकि वो क्या करे, क्योंकि हमारे बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो उसको क्या करेगा, ये तो अफेक्ट कर देगा हमारा। तो यहाँ से बाहर से क्या किया जाएगा, बाहर से कुछ आर्टिफिशियल तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम को क्या किया जाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। ठीक है, और उससे हमारे इम्यून सिस्टम से क्या कराया जाएगा, उस पर्टिकुलर सेल को डिस्ट्रॉय करवाया जाएगा। मैक्रोफेज सेल्स होते हैं जो हमारे पुलिसमैन होते हैं, पुलिसमैन, उन पुलिसमैन को एक्टिवेट, बहुत ज्यादा एक्टिवेट किया जाता है और उसको, ठीक है, उसके थ्रू कौन से पुलिसमैन, साइटोटॉक्सिक टी सेल, और उससे वो डिस्ट्रॉय करवाया जाता है। ठीक है, पता नहीं, सबको पता है कि मेरा 9 बजे क्लास है, फिर भी कॉल हर किसी को करना है। यहाँ पे कॉल जब आता है ना तो म्यूट हो जाता है ऑटोमेटिकली, और मोबाइल थोड़ा स्लो हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी 2 प्रोसेस पीछे चल रहा होता है, फिर तीसरा प्रोसेस आ जाता है तो मोबाइल ऑटोमेटिकली सबका स्लो हो जाता है। ठीक है, सबको पता है कि क्लास है, फिर भी कॉल करना है, गुस्सा आता है। फिर से बता देते हैं, फिर से बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं क्या होता है हमारे, हाँ वॉइस भी नहीं आती है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। क्या होता है हमारे बॉडी में इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट होते हैं, और जो भी पैथोजन आता है तो, या मान लीजिए कि हमारे सेल्स डैमेज हुए तो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ। अब वो क्या करेगा, हमारा खुद का इम्यून सिस्टम उसके साथ जाकर मिलकर उसको क्या करने लगेगा, अब वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन जब हम क्या करते हैं बाहर से, क्योंकि हमारे कुछ, हमारे जो कैंसर सेल होते हैं, कैंसर सेल, इन पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, इन पे क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं और उसके एक्टिव साइट होते हैं, और हमारे क्या करेंगे, हमारे अपने जो एंटीबॉडी हैं, बहुत ही खुश हो गया, अरे मेहमान आ गए,
ठीक है, जाकर यहाँ पे बैठ जाएंगे भाई साहब और फिर खुद को उनको समर्पित कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई घर पे एलिजिबल बैचलर है और शादी का माहौल है और घर पे कोई रिश्ते से कोई सुंदर एलिजिबल बैचलर कन्या आ जाती है। अब कन्या पुरुष क्या हो जाएगा, लड़का क्या हो जाएगा, अब उसको तो शादी, अब तो क्या पोपटलाल है, पोपटलाल को शादी की पड़ी है, अब क्या होगा, अब अपने आप को पूरी तरह से उसको समर्पित, जी मैडम जी कुछ सेवा कर सकते हैं जी, यहाँ पे ले चलते वहां, तो ऐसा हो जाएगा। तो हमारा हमारा जो ये ओन इम्यून सेल है, ये क्या है, ये वर इच्छुक यानी शादी के इच्छुक पोपटलाल है जो इस रिश्ते से जुड़ जाता है। ठीक है, और ये खुद को समर्पित कर देता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। अब इसको क्या करने के लिए, हमें इसको बाहर निकालने के लिए घर वालों की डंडा की जरूरत है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ से आर्टिफिशियल एंटीबॉडी जाते के देते हैं, ताकि जो बचा कुचा है वो क्या करेगा, यहाँ पे आकर इसको लॉक कर देगा, ताकि हमारा खुद का जो सेल है ये इस पे बाइंड नहीं कर पाएगा। जब बाइंड नहीं कर पाएगा तो इसके चपेट में नहीं आएगा और अपना जो ओरिजिनल उसका एक्टिविटी है यानी उसका किलिंग का पावर है, वो अपने किलिंग का पावर नहीं छोड़ेगा और सेल्स को धीरे धीरे, और ये सिग्नल भी देगा कि ये हमारा क्या कैंसर सेल है। क्योंकि क्या होता है कि कैंसर सेल हमारे खुद के सेल जैसा इमिटेट करने लगता है। ठीक है, खुद के सेल जैसा क्या करने लगता है, इमिटेट करने लगता है। जब खुद के सेल जैसा इमिटेट करने लगता है तो कैंसर सेल और अपने सेल में ये हमारा इम्यून सिस्टम क्या नहीं कर पाता है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। और डिफरेंशिएट करवाने के लिए ही हम बाहर से कुछ ऐसी चीजें भेजते हैं जो वहां पे जाकर उसको बता दे कि देखो देखो इम्यून सेल, ये हमारा कैंसर सेल है, जल्दी मारो इसको, और फिर वो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उसको किल कर देगा। दैट इज कॉल्ड इम्यूनोथेरापी, दैट इज कॉल्ड इम्यूनोथेरापी। समझ में आ गया? यस, समझ में आया? बोलो बोलो हाँ या ना, समझ में आया? इम्यूनोथेरापी यानी इम्यून सिस्टम को इम्यून सिस्टम से ट्रीट किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? सर्जरी, सर्जिकल रिमूवल, ट्यूमर को काट के भगा दीजिए। रेडिएशन थेरेपी, कुछ ऐसा तीर मार दीजिए, मतलब बाहर से लाइट मारते रहिए उस पे, इतना मारिए कि वो खुद मर जाए। कीमोथेरेपी, ड्रग देकर उसको मार दीजिए। इम्यूनोथेरेपी क्या है? इम्यूनोथेरेपी इम्यून सिस्टम से उसको किल किया जाएगा। So this is the treatment of cancer. This is the नहीं, कुछ नहीं होता है, कुछ अफेक्ट नहीं होता है, कुछ अफेक्ट नहीं होता है। हाँ, कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे ये अफेक्ट, सिंपल सा एक छोटा सा अफेक्ट हो सकता है कि कैंसर सेल के चक्कर में कभी कभी अपने सेल भी मारे जाते हैं। कैंसर सेल के चक्कर में कभी कभी अपने सेल भी मारे जाते हैं। ये थोड़ा सा एक साइड इफेक्ट इसका हो सकता है। इसका ही नहीं, किसी भी थेरेपी में ये कभी कभी ये होता है कि हमारा खुद का सेल भी उसमें डैमेज हो जाता है, जिससे हमारा थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक बैलेंस बिगड़ जाता है। उसी से साइड इफेक्ट भी कभी कभी आते हैं। ठीक है, कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या होते हैं? यही होता है, कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ये क्या कर देगा, चेंज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, बाल झड़ने क्यों लगते हैं? बाल झड़ने लगते हैं, कीमोथेरेपी से बाल झड़ते हैं। कैंसर हो गया तो पूरा बाल जो है गायब हो गया, गंजा हो गया। हमारे जो फॉलिकल्स हैं, उसका जो रूट है वो उसको ब्लॉक कर देगा, वहां पे ग्रो नहीं होगा हेयर फॉलिकल, तो जो है वो भी गिर जाएगा, ब्लॉकेज वहां पे एरिया को कर देता है। तो ऐसे कई सारी चीजें होती है, हमारे खुद का भी बॉडी का फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक चीजें जो है बिगड़ती है। ठीक है, लेकिन अब ट्रीटमेंट करना है, कुछ बड़ा पाना है तो कुछ छोटा सा त्याग तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें एम्स और नीट में हमें क्या कर क्वालिफाई करना है, अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, तो टीवी पबजी है ना, टिकटॉक तो बैन हो गया, इंस्टाग्राम है, टकाटक एमएक्स टकाटक, उसको खत्म करना होगा। वैक्सीन नहीं, इसका वैक्सीन नहीं है। ठीक है, इसका क्या है, वैक्सीन नहीं है, ये ट्रीटमेंट इसका बन रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, इसका ट्रीटमेंट मतलब ड्रग्स, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जिससे इसको क्योर किया जा रहा है। हाँ, पबजी बैन है, टिकटॉक बैन है, ठीक है, लेकिन उसके अल्टरनेटिव में भी तो बहुत सारे आ गए। फ्री फायर है, फ्री फायर भी है ना कुछ। उसके बाद फौजी नहीं है, कहीं देखे थे एडवर्टाइजमेंट। हाँ, फौजी है ना, वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसा ये सब चीजें छोड़ दीजिए, है ना। कुछ बड़ा पाना है तो कुछ छोटे चीज को खोना जरूरी है, टाइम देना जरूरी है। किसी से मोहब्बत करनी है, उसको टाइम देना जरूरी है। किसी को पाना है, उसको
अच्छा फौजी लॉन्च नहीं हुआ है, ओके। तो किसी को पाना है तो उसको समय दो, नीट को क्रैक करना है, नीट को समय दो। अगर गर्लफ्रेंड है या नहीं है, चाहते कि हमारी गर्लफ्रेंड बन जाए या शादी हो जाए इससे, ठीक है, या चाहते कि हमें ये मिल जाए या ये चॉकलेट है मिल जाए, रसगुल्ला मिल जाए, तो रसगुल्ला बनाने के लिए समय लगता है ना, रसगुल्ले का रेसिपी तैयार करना पड़ता है, थोड़ा तो मेहनत तो करना पड़ेगा, हाथ पैर मारना पड़ेगा, तब ना बनेगा। घर में गैस खत्म हो जाए, गैस लाना तो जाना पड़ेगा ना, फोन करिएगा पहुंचाएगा, लेकिन मान लीजिए कि रात हो गया, छुट्टी है, या फिर कह रहा है कि हमारा छुट्टी पे नहीं आएगा, तो भूखे रहोगे? नहीं, कहीं से बगल वाले भौजी से, भौजी आज गैस खत्म हो गया, जरा एक दिन दूध गर्म कर दीजिए ना, है? कर सकते हो, होता है ऐसा, तो हाथ पैर मारने पड़ेगा तभी भोजन मिलेगा। इसीलिए कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ छोटा चीज खोना पड़ता है, समय देना पड़ता है, समय दीजिए, ठीक है। ये समय की मांग है कि मुझे दो, समय दो, तभी निकल पाओगे। चलो इसको खत्म करो और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे क्या किया जाता है, कैसे मलेरिया फैलता है, ठीक है। मलेरिया पे आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा चीज और बता देते हैं, जैसे मान लीजिए सर्विकल कैंसर हो गया, सर्विकल कैंसर है, या मान लीजिए वजाइनल कैंसर है वहां पे, ठीक है, और ये बहुत सारे छोटे छोटे, अच्छा एवरी वर्सन रिक्वायर्स न्यू डिमांड, आई डोंट नो, एनीवे लीव लीव अबाउट द गेम एंड ऑल, ठीक है, छोड़ दीजिए उसको, हम वो सब ना आज तक इंस्टॉल किए हैं और ना खेले हैं। क्या होता है, कुछ ऐसे कैंसर होते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए सर्विकल कैंसर है, यूट्राइन कैंसर है, तो यूट्रस में क्या है, पूरी तरह से फैल चुका है, ठीक है। इस पर्टिकुलर पीरियड पे हम अगर सर्जरी करते हैं तो ठीक नहीं है, तो लेजर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या फिर एक छोटा सा थेरेपी आता है जिसको हम कहते हैं कीमोथेरेपी कहते हैं कुछ लोग, है ना, और कुछ लोग कहते हैं टारगेटेड ड्रग थेरेपी, टारगेटेड, इसको हम टारगेटेड ड्रग थेरेपी भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, टारगेटेड ड्रग थेरेपी, ठीक है। ये आपके बुक में नहीं है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है, ना ही आपके किसी रेफरेंस बुक में मिलेगा, लेकिन ये छोटी सी चीज है जो कि हमें लगा कि आपको बता देना चाहिए। टारगेटेड ड्रग थेरेपी यानी अगर अगर नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली हमारे ब्लड में, हमारे वेन्स के थ्रू जो है ड्रग को, कीमोथेरेपी में हमारे वेन्स के थ्रू ड्रग दे दिया जाता है, और ये जहां जहां ब्लड हमारा रोटेट कर रहा है वहां वहां ये जाएगा। लेकिन क्या होता है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे यूट्राइन कैंसर है, यूट्राइन कैंसर में टारगेटेड ड्रग थेरेपी का इस्तेमाल किया गया है, हमने अपने आंखों से देखा, इसीलिए हम बता रहे हैं आपको। टारगेटेड ड्रग थेरेपी में क्या होता है, अगर मान लीजिए कि यूट्राइन कैंसर है, यानी कैंसर का जो सेल है यहाँ पे ग्रो किया है, यहाँ पे ग्रो किया है, यहाँ पे ग्रो किया है, थोड़ा सा यहाँ है, हल्का सा यहाँ है, यहाँ एनॉर्मस अमाउंट है, ये यहाँ पे फैल चुका है, ठीक है, और ये धीरे धीरे फैल रहा है, ये हमारे सर्विक्स में भी आ रहा है। तो सर्विकल कैंसर को पता लगाने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या है, उसको चेक करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, डायग्नोसिस के लिए हम इसको रब करेंगे और हमें मिल जाएगा कैंसर सेल, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको काट कर हम इसका स्टडी कर लेंगे, साइकोलॉजिकल स्टडी कर लेंगे, पता चल जाएगा कैंसर सेल है कि नहीं है। दैट इज वन ट्रीटमेंट, हमने आपको बताया था, है ना, पैप टेस्ट, इसको हम कहते हैं पैप टेस्ट, तो ये पैप टेस्ट है। तो उसके बाद ये हमने सर्विक्स से निकाला, लेकिन यूट्राइन कैंसर है, ठीक है, अब हमें सीटी स्कैन से पता चला, या सोनोग्राफी या बहुत सारी ऐसी चीजें, टेक्निक है जिससे हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, उससे हमने पता लगाया कि यहाँ पे क्या है, कैंसर है। कैंसर जब हमें डायग्नोस हुआ, तो हमने कहा कि सर्जरी से निकाल दो भैया, लेकिन सर्जरी इतना सारा नहीं निकाल पाएगा, यहाँ पे हमने लेसर ट्रीटमेंट करवाया, लेसर ट्रीटमेंट करते वक्त कुछ ऐसा हुआ कि छूट गया, रह गया, ये फैल जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, छोटा सा वायल होता है, छोटा सा ट्यूब हम वजाइना के थ्रू इंसर्ट करेंगे या किसी ओपनिंग के थ्रू इंसर्ट करेंगे, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रग रिलीज करेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, ड्रग को रिलीज कर देंगे पर्टिकुलरली इसी पॉइंट पे, और ये सिर्फ इसी जगह पे चारों तरफ फैल जाएगा, और ये ड्रग क्या करेगा, धीरे धीरे इसको ठीक करने की कोशिश करेगा, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। दिस इज कॉल्ड टारगेटेड पॉइंट। हमने इस पर्टिकुलर एरिया को टारगेट किया और इसी को सिर्फ टारगेट करके इसको ट्रीट करने की कोशिश की ड्रग्स की मदद से, इसको कहेंगे टारगेटेड ड्रग थेरेपी। क्लियर है, क्लियर है। लंग कैंसर में पॉसिबिलिटी नहीं है, लंग कैंसर में इट्स नॉट पॉसिबल, कई सारे ऐसे कैंसर जिसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, कुछ ही कैंसर में पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, लेकिन यह है, ठीक है।
ये किया जाता है। समझ में आया तो प्लीज क्या करिए, पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में जाइए और मुझे यहाँ पे बूंदाबांदी नहीं दिखना चाहिए, बहुत हेवी बारिश की दरकार है, हेवी बारिश मुझे दिखना चाहिए, बूंदाबांदी से काम नहीं चलेगा, हेवी बारिश चाहिए। यस, अभी 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 रिमझिम बरस रहे हो, जम के बरस। हाँ ठीक है, चलो सबको समझ में आ गया, और किसी को समझ नहीं आया तो चैट बॉक्स में डालिए। ऑल राइट, यहाँ पे कल रात से ही जम के बरस रही है, अभी तो खैर छूट गया है शायद, है ना। दिलबर दिख रहा है कुछ बारिश? चलो हो गया क्लियर, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं मलेरिया। कैंसर हो गया, मतलब खत्म हो गया, है ना। HIV भी खत्म हो गया, किसी को हुआ नहीं है भाई, खत्म हो गया कैंसर, HIV खत्म हो गया, और आगे बढ़ते हैं मलेरिया पे। अब मलेरिया भी करवा देते हैं किसी को। मलेरिया क्या है? मलेरिया डिजीज का नाम है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। ठीक है, कोई पूछेगा कि मलेरिया में क्या होता है, सर मलेरिया में बीमार पड़ता है आदमी, बहुत बढ़िया आंसर है। ठीक है, कोई पूछे कि मलेरिया, अच्छा बताओ कौन से मच्छर के वजह से होता है, तो सर जो ब्लैक ब्लैक ब्राउन ब्राउन उड़ता है ना सर, उसी मच्छर के वजह से होता है। वेरी गुड आंसर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। मलेरिया किसके वजह से होता है? मलेरिया फीमेल मस्किटो, लड़कियां, सॉरी फीमेल्स, यहाँ पे फीमेल्स मच्छर के वजह से होता है। ठीक है, एक ऐसे ही छोटा सा जोक था। ठीक है, एक पति ने फोन किया पत्नी को, और फोन करके हालचाल पूछ रहा था, तो पत्नी का अरे वाह बड़ा याद आ गए, है ना, बड़े हम याद आ गए। तो पति ने बोला कि क्या करे, यहाँ मच्छर बहुत काट के खून चूस रहे थे, तेरी याद आ गई इसीलिए फोन कर लिया। ठीक है, तो मच्छर भी खून चूसते तो कौन से? फीमेल एनाफिलिस, है ना। यहाँ पे कौन सा मच्छर है, यहाँ पे कॉज करते हैं फीमेल एनोफिलिस। स्पेलिंग हो सकता है कि गलत हो, तो स्पेलिंग अपने एनसीईआरटी के बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में इसका स्पेलिंग देख लीजिएगा, फीमेल एनोफिलिस का स्पेलिंग क्या है। ऑलराइट, सही है, चलो ठीक है। तो मलेरिया फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो के वजह से होता है। मलेरिया एक्चुअली कौन से पैथोजन कॉज करता है? ये फीमेल एनाफिलिस क्या पैथोजन है? पैथोजन है ये फीमेल एनाफिलिस? नो, इट्स नॉट अ पैथोजन, इट्स अ वेक्टर, इट्स अ कैरियर। इट्स अ फीमेल मस्कीटो इज अ कैरियर, इट्स अ वेक्टर। ये क्या है? वेक्टर। ये फिजिक्स या मैथमेटिक्स का वेक्टर नहीं है, इस वेक्टर का मतलब है ट्रांसपोर्टर, कैरियर, गाड़ी, लॉरी, ट्रक, टेम्पो जो ले जा रहा है, जो माल को ले जाता है, मालगाड़ी। ये क्या है? मालगाड़ी है जो माल ले आ रहा है। इसमें कौन सा माल आता है? इस पे माल आता है स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट। नीट 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, नीट 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी जो खत्म हुआ एग्जाम उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, स्पोरोजोइट। ठीक है, कि मस्कीटो क्या लाकर छोड़ता है? स्पोरोजोइट लाकर छोड़ता है। बॉडी में क्या गिराता है? स्पोरोजोइट गिराता है, और ये स्पोरोजोइट है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मलेरिया कितने टाइप के होते हैं। तो मलेरिया होते हैं टोटल 4 टाइप के। कितने टाइप के मलेरिया टोटल होते हैं? 4 टाइप के। नंबर 1 प्लास्मोडियम, प्लास्मोडियम भूल गए, एग्जैक्टली करेक्ट, वाइवैक्स, प्लास्मोडियम वाइवैक्स। ब्लैक कहां गया? प्लास्मोडियम वाइवैक्स। दूसरा क्या है? प्लास्मोडियम सेकंड में ही मलेरिया लिख देना, सेकंड मलेरिया ठीक नहीं है, सेकंड फैल्सीपैरम लिख देते हैं, फैल्सीपैरम। प्लास्मोडियम नहीं, यहां पे हम मलेरिया लिख सकते हैं। ठीक है, मलेरिया लास्ट में ओवेल, ABCDEF, अच्छा ये पहले आना चाहिए था, मलेरिया, फिर प्लास्मोडियम ओवेल, या एग्जैक्टली। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में हम पी वाइवैक्स, पी फैल्सीपैरम,
पी मलेरिए, पी ओवेल भी लिख सकते हैं। यहां पे ये जो पी है यानी प्लाज्मोडियम, क्या इसका फादर का नाम है? ये सब में आ रहा है। इसका बाप में भी कपूर है, बेटा भी कपूर है, बेटी भी कपूर है ना, पोता पोती सब कपूर है, कपूर खानदान है, प्लाज्मोडियम खानदान का है ये। क्या है प्लाज्मोडियम? प्लाज्मोडियम है क्या? कोई हमें बता सकता है प्लाज्मोडियम क्या है? इसमें प्लाज्मोडियम इज द जीनस, प्लाज्मोडियम इज द जीनस। इसको ये क्या है? ये है जीनस। ये क्या है? स्पीशीज। जैसे कह सकते हैं स्ट्रेन, स्ट्रेन यानी स्पीशीज। यहां पे जैसे कोरोना है, कोरोना विरिडे, कोरोना विरिडे, ये क्या है? ये एक स्ट्रेन है कोरोना विरिडे का। अच्छा मान लीजिए एक और चीज हम बताते हैं आपको। एक है MARS, मार्स, एक है सार्स, एक है कोविड-19। ये तीनों किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन अलग अलग स्ट्रेन है। अलग अलग क्या है? स्ट्रेन है। हम कोविड को नोवल क्यों कहते हैं? नोवल क्यों कहते हैं? कोई पता है कि नोवल कोरोना वायरस कहा जाता है? नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के अपने मुंह और नाक को रुमाल या कपड़े से ढके, है ना, छींकते या खांसते वक्त। पता नहीं, ठीक है, याद हो गया। नोवल यानी न्यू कोरोना वायरस, न्यू नया स्ट्रेन है, इस फैमिली का ये नया स्ट्रेन है, नोवल कोरोना वायरस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नो वैक्सीन अवेलेबल, ऐसा नहीं है कि नो वैक्सीन अवेलेबल, ठीक है। ठीक है, नो वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। नोवल यानी न्यू कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस, ठीक है। नोवल कोरोना वायरस यानी न्यू वायरस है, यहाँ पे इसको नोवल कोरोना वायरस कहा गया है, ठीक है। ये स्ट्रेन जो है नया स्ट्रेन। एनीवेज, कोरोना वायरस के बारे में बात नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल मिल सकता है, खोज कर दो, सच बता रहे हैं। भगवान करे अभी तक कोरोना वायरस का जो इलाज है ये ढूंढ ही ना पाए कोई, ठीक है। और हमारे दिल पर जब डॉक्टर बन जाए तब ये रिसर्च करके फाइंड आउट कर ले। फिक्र मत करो, तब तक हमारे देश दुनिया में ऐसे कई सारे रोग आ जाएंगे दिल पर, ठीक है, कि उसका कोई इलाज नहीं होगा और आप उसका रिसर्च करके पता लगा लेना, ठीक है। दुनिया में अब यही होने वाला, बायो वॉर, ठीक है। तो क्या है? जीनस है और ये है स्पीशीज। तो प्लाज्मोडियम जीनस है और वाइवैक्स और फैल्सिपारम ये सब क्या है? ये सब स्पीशीज है, ठीक है। और यही होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया, और मलेरिया का डिफरेंट स्ट्रेन, और ये कैरियर होता है फीमेल एनाफिलिस, कैरियर फॉर मलेरिया, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं है? ये पूछा जाता है कभी कभी जीनस का नाम, जीनस लिख देगा क्वेश्चन में, तो ये नहीं कंफ्यूज होना कि क्या ये पूछ रहा है, ये तो जीनस यानी ये तो चला गया फर्स्ट चैप्टर में, लिविंग वर्ल्ड में। तो लिविंग वर्ल्ड मत समझना कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जीनस और स्पीशीज के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना। और ये क्या लेकर आ रहा है? स्पोरोजोइट लेकर आ रहा है। स्पोरोजोइट क्या है, कैसे बनता है, यही हम लोग साइकिल में भी देखने वाले हैं, ठीक है, मलेरिया साइकिल में। ऑलराइट, तो मलेरिया होता है मच्छर के वजह से। मेरा ड्राइंग बहुत ही घटिया है, लेकिन फिर भी हम मच्छर बनाने की कोशिश करते हैं। मच्छर तो नहीं लग रहा है, कुछ और ही लग रहा है। चींटी लग रहा है, जो भी है, मच्छर तो नहीं है लग रहा है, चींटी लग रहा है, जो भी है। तो मान लीजिए कि मच्छर है, ठीक है, मान लीजिए क्या है? मच्छर है ना। तो ये मच्छर क्या कर रहा है? मच्छर इस हेल्दी पर्सन के, ये हेल्दी पर्सन है, इसके सर पे बैठ के काट दिया, सर पे बैठ के क्या कर दिया? काट दिया। ये खुश है, लेकिन तब तक ये रोने लगा क्योंकि इसको मच्छर ने काट लिया। जैसे इसको मच्छर ने काटा, इसको मच्छर से प्यार हो गया। ऑफ कोर्स, मच्छर से क्या हो गया? मच्छर है कि डायनासोर? मच्छर है भाई, डायनासोर नहीं। डायनासोर इतना छोटी होता है, छोटा सा होता है क्या? तो इसको मच्छर से हो गया प्यार। हाँ क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, लेट्स अस्यूम दिस एज मस्कीटो, ठीक है।
लेट्स अस्यूम दिस एज मस्कीटो, लेट्स इमेजिन, क्रिश फिल्म में आता है ना, जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन कि क्या है, ये मस्कीटो है, मस्कीटो ने इस पर्सन को काटा, काटते ही क्या किया, इसने अपना सलाइवा को स्पिट किया, क्या किया, सलाइवा को स्पिट किया, इस पर्सन पे अपना सलाइवा को, इसने अपने सलाइवा को इसके अंदर अपने डाला। जब सलाइवा को पर्सन ए के बॉडी के अंदर, पर्सन क्या है, पर्सन ए है, पर्सन ए है, इसको मच्छर ने काट लिया, इसने इसको सलाइवा, यहाँ पे सलाइवा चला गया, सलाइवा इसके अंदर चला गया, ठीक है, सलाइवा इसके अंदर चला गया। सलाइवा, मच्छर के सलाइवा में क्या है, मच्छर के सलाइवा में होता है स्पोरोजोइट, क्या होता है, स्पोरोजोइट होता है। जैसे ही मच्छर ने काटा, ब्लड सर्कुलेट हुआ और डिटॉक्सिफिकेशन होने के लिए कहां पे जाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन होने के लिए या फिर वो किल करने के लिए जाएगा लिवर में। कहां जाएगा, ये जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है तो सब कुछ तोड़ने वोड़ने के लिए जाता है कहां पे, लिवर में, तो ये जाएगा लिवर में, ठीक है। ये पर्टिकुलर स्पोरोजोइड, सॉरी स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, स्पोरोजोइड, स्पोरोजोइड कहां जाएगा, जाएगा लिवर में, ठीक है। तो ये काटा, इसको काटते ही स्पोरोजोइड गया लिवर में, ठीक है। जैसे ही लिवर में गया, लिवर में क्या हुआ, लिवर के सेल्स को अटैक किया, यानी किसको अटैक किया, हेपेटोसाइट्स को अटैक किया, हेपेटोसाइट्स यानी लिवर सेल्स, लिवर सेल्स को अटैक किया। हाँ जी भाई, चलो छोड़ो कोई नहीं। तो लिवर सेल्स को अटैक किया, हेपेटोसाइट्स को, एक हेपेटोसाइट को अटैक किया, अटैक करके फिर क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई होने लगा, क्या होने लगा, मल्टीप्लाई होने लगा। फिर ये क्या किया, ये हेपेटोसाइट को किल, मतलब ये डैमेज करके क्या करने लगा, मल्टीप्लाई होने लगा, राइट। मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या किया, ये नेक्स्ट क्रॉस किया और ये एंटर किया दूसरे हेपेटोसाइट में, दूसरे हेपेटोसाइट में, वहां पे भी क्या किया, ये कंप्लीटली मल्टीप्लाई होने लगा, मल्टीप्लाई होने लगा, ठीक है। इसको कहेंगे, जो सेल्स जो बाहर निकल रहा है, ट्रोफोजॉइड कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, ट्रोफोजॉइड, वो मल्टीप्लाई हो रहा है हेपेटोसाइट में। कुछ गए दूसरे लिवर सेल को अटैक करेंगे और कुछ एंटर करेंगे आरबीसी सेल्स में, कुछ कहां एंटर करेंगे, आरबीसी सेल्स में एंटर करेंगे, और इस आरबीसी सेल्स में एंटर करके वहां के आरबीसी सेल्स में क्या करने लगेंगे, आरबीसी सेल्स में अपने आप को रेप्लिकेट करने लगेंगे और फाइनली यहां से रप्चर हो जाएंगे, ठीक है, रप्चर हो जाएंगे, यानी आरबीसी को डिस्ट्रॉय करके बाहर निकल आएंगे, मल्टीपल फिशन के थ्रू बाहर निकल आएंगे। यहां पे रेयर है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्या ये क्वेश्चन नहीं बन सकता है। देखिए, क्वेश्चन अपॉर्चुनिटी हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, हम टीचर हैं, है ना, हमें पता है कि ये क्वेश्चन अपॉर्चुनिटी के रूप में बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या बन नहीं सकता, आप खुद सोचो, अगर आप टीचर होते तो क्या क्वेश्चन नहीं देते कि यहाँ पे कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है हमारे ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन एनिमल, यानी एनिमल या ह्यूमन में क्या रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्या वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, क्या एसेक्सुअल होता है, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन होता है, नहीं, हमारे ह्यूमन बॉडी में भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सबको पता है। जो नॉर्मल, जो अच्छे से तैयारी नहीं किया है, उसको पता है क्या कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, साधारण सब लोगों को पता है। लेकिन उसमें जो स्मार्ट वर्कर है भाई, जो रैंकर है, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, जो भयंकर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, इस कॉन्सेप्ट से मलेरिया से कम 100-150 क्वेश्चन प्रैक्टिस उसने कर लिया है, मलेरिया से सिर्फ 100-150 नहीं हो सकता है मलेरिया से, लेकिन हाँ 50 तो हो सकते हैं, मलेरिया से आराम से 50 हो सकते हैं, 50 क्वेश्चन क्लियर। उसको ये पता है कि यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन एक ऐसा समय आता है जबकि यहाँ पे भी रिप्रोडक्शन क्या होगा, एसेक्सुअल हो जाएगा। यहाँ पे ये जो रिप्रोडक्शन यहाँ पे होगा, ये होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नॉर्मली एसेक्सुअल होता है रिप्रोडक्शन यहाँ पे, यानी यहाँ पे गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और लेकिन यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एसेक्सुअल होता है। यहाँ पे बाइनरी फिशन या मल्टीपल फिशन से ये रिप्रोड्यूस अपने आप को करता है। कौन करता है, ये स्पोरोजोइट ही आपको ट्रोफोजोइट, क्रिप्टोजोइट, मीरोजोइट,
ठीक, गिप्टोमीरोजॉइट, ठीक है, ये सब चीजें बनता है और आपको फाइनली ये क्या बनता है, मेल गैमेटोफाइट बनता है, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। तो मेल एंड फीमेल गैमेट यहाँ पे बन जाते हैं एसेक्सुअली। क्या बनते हैं, एसेक्सुअली यहाँ पे सारे बन जाते हैं। उसके बाद ये मच्छर आता है, फिर से उसको चूस लेता है, इसको मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट को, और चूस कर कहाँ चला जाता है, वापस चला जाता है, और मेल और फीमेल बॉडी, फीमेल गैमेट दोनों मस्कीटो के स्टमक के अंदर, टमी के अंदर फ्यूज हो जाते, फर्टिलाइज हो जाते। वहां पे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वहां पे क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फ्यूज हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, वो बन जाएगा स्पोरोजॉइट, और जाकर फिर से सलाइवा में मस्कीटो के स्टोर हो जाएगा। फिर क्या होगा, स्टोर होने के बाद फिर वापस कहाँ आएगा, फिर दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट करेगा, पर्सन बी को, पर्सन बी को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, पर्सन बी को इन्फेक्ट करेगा, और पर्सन बी को इन्फेक्ट करके अब क्या करेगा, पर्सन बी को इन्वेड करेगा, और वो क्या हो गया है, सलाइवा में से स्टोर्ड है स्पोरोजॉइड, और वहां पे और स्पोरोजॉइट बॉडी में जाएगा, फिर ये प्रोसेस रिपीट होगा। ये इसको हम कहेंगे मलेरियल साइकिल, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल है ये, ठीक है। कुछ पीरियड क्या होता है ह्यूमन बॉडी में, और कुछ पीरियड होता है, कुछ प्रोसेस होता है मस्कीटो के बॉडी में। कुछ प्रोसेस कहाँ होता है, ह्यूमन बॉडी में होता है, और कुछ प्रोसेस मस्कीटो के बॉडी में होता है। दोनों बॉडी में हाफ ऑफ प्रोडक्ट होते हैं। मेल ह्यूमन बॉडी में गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन तक होगा, और उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन है और स्पोरोजॉइड का बनने का जो प्रोसेस है, ये मस्कीटो के बॉडी में होगा। क्यों मस्कीटो के बॉडी में होगा, क्यों हमारे बॉडी में क्या कोई कमी है, हमारे बॉडी में नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि एनवायरमेंट, हमारा टेम्परेचर ज्यादा है। मस्कीटो के एब्डोमेन का टेम्परेचर अराउंड 22 to 24 डिग्री सेल्सियस होता है, हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और इस टेम्परेचर में वो गैमेटोफाइट यूज नहीं करेंगे, और इसीलिए मस्कीटो के टमी में जाता है, वहां पे उसका एनवायरमेंट उसके अकॉर्डिंग मिलता है, वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, स्पोरोजॉइट बनता है, और वो क्या होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद स्पोरोजॉइट में कन्वर्ट होता है, फिर सलाइवा में स्टोर होता है, फिर ये दूसरे किसी पर्सन को अटैक करता है। तो ये मलेरिया मस्कीटो का वेक्टर, मस्कीटो मलेरिया का वेक्टर है, मलेरिया का कैरियर है। वो क्या है, डिसीज कॉजिंग एजेंट नहीं है, डिसीज कॉजिंग एजेंट ये है, डिसीज कॉजिंग एजेंट क्या है, ये है प्लाज्मोडियम। समझ में आ रहा है, समझ में आया, ठीक है। इसका पूरा साइकिल कहानी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, मलेरिया, और साथ ही साथ कुछ डिजीज के बारे में भी हम लोग और भी डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बस इतना ही। हाँ, एक बात याद रखिएगा, कल से जो है क्या है, हमारा टेस्ट सीरीज जो है नीट का स्टार्ट हो रहा है, और साथ ही साथ अवंती का टेस्ट सीरीज जो 27 को है, ठीक है। 27 को टेस्ट है, मतलब पार्ट टेस्ट 2 है, जिसमें कि रिप्रोडक्शन का फर्स्ट यूनिट, और उसके बाद आपको सेल साइकिल, सेल डिवीजन और बायोमोलिक्यूल्स का टोटल 7 चैप्टर है, जो कि 27 तारीख को टेस्ट होने वाला बायोलॉजी में। उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री अलग होगा, दैट इज डिफरेंट। तो इसीलिए तैयारी करिए, प्रैक्टिस करिए। जो बाहर में देखिए, एलन का टेस्ट सीरीज होता है, हम बता रहे हैं आपको, अराउंड 10,000 से 12,000 रुपीज लेता है एलन, और 11th और 12th दोनों का टेस्ट करवाता है। अराउंड 10 से 15 टेस्ट देते हैं, जिसपे 180 क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, ठीक है। सब पुट टुगेदर आप 1800 से लेकर 2500 या 3000 तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं पूरे टेस्ट सीरीज में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये क्या इतना करना काफी होता है? हाँ ठीक है, ये सब करते हैं, ठीक है। जितने भी आपके पार्टिसिपेंट्स, जितने भी पार्टिसिपेट करो, उसमें मैक्सिमम लोग ये टेस्ट सीरीज करते ही करते हैं, क्योंकि ब्रांड है, करना ही है। तो सबको सिलेक्शन हो जाता है सबका? नहीं, स्मार्ट वर्क उसमें भी जरूरी है, ठीक है। उसमें वो करना जरूरी है? नहीं भाई, करना जरूरी है। 10,000 15,000 लगाकर उसमें करना जरूरी नहीं है। देखो कि हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या पॉसिबिलिटीज है। प्रैक्टिस करना है, ये नहीं कि प्रैक्टिस छोड़ देना, प्रैक्टिस करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, लेकिन वो कम सोर्स में, कम पैसे में कहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये चीजें आप लोगों को देखना चाहिए। मटेरियल तो सेम है, वो भी रिपीटेटिव एग्जाम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिक्स करके देगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम देंगे, हम भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दे सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, हम बहुत सारी चीजों को एनालाइज करके, एक्सपेक्ट करके हम ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटी बन सकती है, और भी कई सारे क्वेश्चंस। तो एक टेस्ट में आपको 90 क्वेश्चंस होंगे, तो 90 क्वेश्चन तो कैलकुलेट 50, तो अराउंड 5500 से भी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकते हैं। दूसरी चीज, अवंती का यहाँ पे जो टेस्ट करवा रहे हैं, तो अवंती में टेस्ट में 5 टेस्ट होगा टोटल, ठीक है। अराउंड 5 टेस्ट होगा, 5 टेस्ट में आपके 11th और 12th दोनों खत्म हो जाएंगे, 180 क्वेश्चंस के होंगे, ये भी होंगे,
ठीक है, देख लीजिएगा कि आपको बेस्ट ऑप्शन कहाँ पे है। ठीक है, पैसा कहीं भी मत फेंक दीजिए, पैसा किसी में बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फालतू चीजों में पैसा खर्च ना करें। अब वही चीज अगर हम यहाँ पे मिल रहा है तो हम क्यों वहां पे पैसे फेंकने जाएं, ये सब चीजें आप लोग एनालाइज करिएगा। ठीक है, जो फ्री में मिल सकता है हम कहीं और पैसे देकर क्यों करें, ये भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो आप घर पे प्रैक्टिस करिए, बेस्ट ऑप्शन है। हमारा कल से स्टार्ट है। ठीक है, हमारा फर्स्ट टेस्ट है, सेल एंड सेल डिवीजन का टेस्ट है कल। ठीक है, 90 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। ठीक है, और आज दोपहर 3 बजे तक उसका लास्ट डेट है। ठीक है, लास्ट टाइमिंग है कि आप अपना सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये है राइट। तो लेकिन आप देखिए, खुद से प्रैक्टिस करिए। हम ये नहीं बोल रहे कि हमारे पास आइए, हमारे जो, बिल्कुल नहीं। ये क्या करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन लीजिए आप घर, 300 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करिए। ठीक है, डाउट है हमसे पूछिए, डाउट सेशन तो हम शायद अरेंज अभी तो नहीं हो पाया, लेकिन डाउट हमसे पूछिए, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे हम अवेलेबल है, आपके सारे टीचर्स हैं, तो उनसे डाउट पूछिए, सॉल्व करिए, क्वेश्चन सॉल्व करना मत छोड़िए। क्वेश्चन सॉल्विंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम लोग पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते वक्त भी हम कहते हैं ना कि ये आ सकता है, ये आ सकता है, और वो आता है भैया, क्योंकि एक होता है कि एक अंडरस्टैंडिंग, पेपर इतना साल से देखते हुए अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये क्वेश्चन अपॉर्चुनिटी है, ये क्वेश्चन आने का, पिछले साल ये आया था, इस साल ये आ सकता है, और प्रेडिक्ट ऐसे ही लोग प्रेडिक्ट करते हैं और ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए, और तभी जाके आप स्मार्टली आप मूव कर सकते हैं, बिना स्ट्रेस के, कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम लिखकर और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं। तो प्लीज क्वेश्चन प्रैक्टिस को मत छोड़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस बार बार कह रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। लास्ट ईयर सुप्रिया, याद रखिएगा, लास्ट ईयर सुप्रिया थी, और सुप्रिया रोज सोने से पहले 100 क्वेश्चन, उठने के बाद, सुबह उठने के बाद 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, और एनसीईआरटी को मतलब लाइन बाय लाइन खोलकर वो पी गई थी। वो शायद क्वालिफाई कर जाए, भगवान करे क्वालिफाई हो जाए इस बार। ठीक है, क्योंकि वो हार्ड वर्कर थी, स्मार्ट वर्कर थी। हम बता रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ कर, हमसे पूछ कर वो क्वेश्चन सॉल्व करती थी। जब भी आती थी क्लास के बाद, वो हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाती थी, पूछती थी। ठीक है, हमसे नहीं, वो हो सकता है कि और भी सोर्सेस हैं उनके पास, एलन का बुक, आकाश का बुक, ये सब फॉलो नहीं करती थी। ठीक है, नहीं फॉलो करती थी वो आकाश का, एलन का बुक, वो एनसीईआरटी फॉलो करती थी। वो एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक को फॉलो करती थी, और वो स्मार्ट वर्कर है, वो सुप्रिया स्मार्ट वर्कर है। बी लाइक सुप्रिया, डोंट बी लाइक रटुमल, डोंट बी लाइक रटुमल, और डोंट बी लाइक पैसा फेकिंग पर्सन, या एलन में पैसा फेंक देंगे, आकाश में पैसा फेंक देंगे, यहाँ पे फिटजी में पैसा फेंक देंगे, यहाँ पे पैसा फेंक देंगे। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे 10 सब्सक्रिप्शन कर लेंगे, उससे नहीं क्वालिफाई होने वाले हो भैया। आप अपने स्मार्ट वर्क और अपने एक्शन से क्वालिफाई करने वाले हो, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, और भगवान करे सब यहाँ पे मैक्सिमम लोग क्वालिफाई करें। See you in the next class. Bye bye. For any query, you can contact me at any time. Bye.